हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों क्वेश्चन करवा रहा हूं। जो दोस्तों ये चैप्टर है, ये आपका चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं विमांकन। तो दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों, यू टाइम कंपटीशन बुक है दोस्तों। इसमें से हम सारे क्वेश्चन लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पढ़ने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीन पर है आपके सामने। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन कह रहा है भाई क्या, वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बोल्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को 3-4 बार देखेंगे ना, तब आपको याद होगा। आप सोचिए एक बार में कैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो एक बार में आपको नहीं आएगा, कम से कम 2-3 बार आप देखेंगे तो आपके माइंड में ये बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोल्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है बोल्ट जो है दोस्तों, वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्र युक्त ड्राइंग पर खींची गई वृत्ताकार केंद्र रेखा है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है जरा समझेंगे। कह रहा है क्या भाई, यदि किसी इकाई में ये एक या अधिक चल भाग हैं, समझ रहे हैं, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेतन निम्न में से कौन सा होगा? सतत पतली रेखा, सतत मोटी रेखा, लंबे डैश युक्त 2 गुने डाट वाली पतली रेखा। हाँ दोस्तों, यही हो जाएगा सी ऑप्शन, लंबे डैश युक्त 2 गुने डाट वाली पतली रेखा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से दर्शाया नहीं जाना चाहिए, मतलब उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑब्जेक्ट डायमेंशन है? नहीं दोस्तों, ऑक्सिलरी डायमेंशन है। हाँ, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऑक्सिलरी डायमेंशन है इसको ज़रूरत नहीं है दर्शाने की। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ऑक्सिलरी डायमेंशन जो होता है दोस्तों, वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से दर्शाया नहीं जाना चाहिए। यह डायमेंशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल सूचना के उद्देश्य से दिया गया है, सिर्फ सूचना के उद्देश्य से दिया गया है ऑक्सिलरी डायमेंशन का। यह ड्राइंग संबंधित दस्तावेजों में दिखाए गए अन्य मूल्यों से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला देखेंगे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु, तल हो, अक्ष हो या बिंदु की व्याख्या करता है जो जीडी और टी आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तथ्य एवं डायटम, ठीक है, तथ्य या डायटम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह संकेत करते हैं या इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है? अतिरिक्त जानकारी के लिए दोस्तों REF होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे आपको क्या होता है कि ये ज़रूरत नहीं, जैसे हम लोग अपना नोट्स बना लेते हैं, बनाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी के लिए लिख देते हैं, पर उसका जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का यही मतलब है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में बीमाओं पर लिखे गए REF से अक्षर से यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है। मतलब प्लस में एक दे दिया गया है कि कोई ज़रूरत है नहीं, पर लिख दो, वही चीज़ है। तो REF सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अतिरिक्त जानकारी के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे, कह रहा एक बीमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद 3 की नोक, यानी 3 का मतलब जो होता है तीर की नोक जो है दोस्तों, लंबी और 1 मिलीमीटर चौड़ी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों दे दिया है आपका डी ऑप्शन, पर डी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। देखिए लगभग ये कितनी लंबी होती है, 3 mm, ठीक है। ये लगभग आपका 3 mm लंबी और 1 mm चौड़ी। तो ये जो दोस्तों तीर है ना, तीर वाले पार्ट का जो लंबाई होती है ना, ये जो ऐसे ये करके बनी है, ठीक। तो इसकी लंबाई जो होती है 3 होती है, और इसकी लंबाई 3 होती है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। इसकी चौड़ाई 1 और तीर की लंबाई 3, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा
कितना होगा 3:1 होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, सी। पर यहाँ पे डी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपस ये सब समझते हैं, क्लियर है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कहा है 3 mm लंबी और 1 मीटर 1 mm चौड़ी होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग। क्या भाई, डायमेंशन लाइन का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या निकाय की माप को दर्शाने के लिए हम करते हैं, ये सब चीज़ पता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है बताएं कि निम्नलिखित में से कथन तकनीकी रूप से सही नहीं है। जब भिन्न प्रकार की दो या अधिक रेखाएं समान होती हैं तो दृश्य बाह्य रेखा किसी अन्य प्रकार की रेखा के पूर्णवर्ती होता है। हाँ दोस्तों, ये पूर्णवर्ती होता है, तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है कौन सा गलत है, ये हमसे कहा है ना। चलिए, दूसरा कह रहा है मध्य रेखा की अपेक्षा अदृश्य विवरण को प्रदर्शित करने वाली डैश युक्त पतली रेखा खींची जाती है, ये भी सही है। कहा है विवरणों के लिए बढ़ाए गए पैमाने प्रयोग किए जाते हैं, यही दोस्तों गलत है। अगर ये गलत हो गया तो और सब तो सही होंगे दोस्तों। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सही नहीं है, सी वाला हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या भाई, एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। तो एक संदर्भ पर खड़ी लंब रेखा, देखिए जैसे ये एक संदर्भ पर है, ये एक, और इस पर एक ऐसे लंबी रेखा खड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, समकोण नहीं हो जाएगी दोस्तों, 90 अंश पे बन रही है। तो अगर ये लंब रेखा खड़ी है तो लंब रेखा को हम ऊर्ध्वाधर भी रेखा तो बोल सकते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी लाइनें अगर वर्टिकल में से खड़ी है तो ये ऊर्ध्वाधर होती है, इसी को कह रहा है। चलिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा रेखा से संबंधित पढ़ लेंगे। किसी भी संदर्भ रेखा पर खड़ी रेखा अगर ऐसे खड़ी है तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगा। अगर ऐसे खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समांतर रेखा क्षैतिज के रूप में अगर ऐसे है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षैतिज रेखा। अगर वह सीधी रेखा जो ना तो सीधी है, मतलब जो ना सीधी है न तो क्षैतिज है, बल्कि ऐसे है, तिर्यक रूप में है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, आनत या तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है। स्थिर पानी के ऊपर सतह के समांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं ये हमारा एक टब है, इसमें पानी भरा गया है दोस्तों, इसमें हम पानी भर दिए गए। ठीक है, अब कह रहा इस पर एक ऐसे रेखा खींच दी जाती थी, ये कैसे होगी, क्षैतिज रेखा होगी। स्थिर पानी है, उस पर आप समांतर रेखा खींचोगे, हमने रेखा खींच दिया तो कैसी है, क्षैतिज रेखा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा और जानेंगे। बिंदु का वह पथ जो अपनी दिशा बदलती है वह मुड़ी हुई रेखा कहलाती है। जो अपनी दिशा को बदलती है, ऐसे ऐसे जा रही तो वो क्या, मुड़ी हुई है। ठीक है, मुड़ी हुई रेखा कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है ESP 46 2023 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, देखिए वैसे न्यूनतम दूरी दो रेखाओं के, मतलब अगर हम कहें साधारणतः दो रेखाओं के बीच की दूरी तो 1.5 होता है, ये साधारण के लिए है, पर अगर न्यूनतम कम से कम कह दे तो 0.7 होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम यानी एकदम कम से कम दूरी, आपसे कहे एकदम कम, जैसे आप जाते हैं दुकान पर तो बोलता है दुकानदार ये 100 रुपये की चीज़ है, पर आपने कहा कि अच्छा ये बताओ ये कम से कम कितनी होगी, तो वो कहता है 97 रुपये की होगी। तो कुछ कम किया ना आपके लिए, कम से कम। साधारण तो 100 रुपये में बेच रहा था, पर उसने कम से कम कितना किया, 97 किया। इसका मतलब उसी प्रकार इसमें हमारा साधारणता है, इसके बीच की दूरी कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम कहे तो 0.7 होता है बस। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन बताया हम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, अदृश्य रेखाएं जिसे हम हिडन लाइन्स बोलते हैं, हिडन लाइन्स दर्शाने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है, जिसे हम बोलते हैं बिंदुदार रेखा। ठीक है, हिडन लाइन जो छुपी हुई रेखा है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदुदार रेखा या हिडन लाइन को इनके नाम से भी जानते हैं, जिसे हम खंडित या अदृश्य रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं का प्रयोग वस्तु के छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी ज्यामितीय रचना में भी करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ लेंगे क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये रेखाएं बिंदुदार होती हैं भाई, ऐसे ऐसे करके खींचते हैं तो बिंदुदार ही होगी। जो मध्यम
मोटाई और छोटे छोटे 3 मिलीमीटर और लंबे और 1 मिलीमीटर समान दूरी पर लगाए गए खंडों से प्रदर्शित हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस लाइन का प्रयोग विवरण में देने के लिए, यानी किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, विवरण देने के लिए दोस्तों हम लोग लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो हमें क्या समझ में आया भाई, कि यही समझ में आया कि विवरण देने के लीडर रेखा या लीडर लाइन को हम पतली सतत रेखा होती है, यानी सतत माने लगातार, पतली रेखा और लगातार होती है, जो आवश्यकता होने पर किसी भाग के साथ नोट या बीमा समायोजित। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट यही है, लीडर रेखा का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न भागों में विवरण देने के लिए करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। SP 46 2023 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा, तो विमांकन रेखा जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है, निरंतर पतली रेखा, बिंदुदार पतली रेखा, नहीं निरंतर पतली रेखा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बीमा रेखाएं किसी वस्तु की बीमा को प्रदर्शित, अगर किसी वस्तु की बीमा को प्रदर्शित करना है तो ये रेखाएं निरंतर सतत माने लगातार पतली रेखाएं होती है, जिनकी मोटाई कुछ दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें यह पता होना चाहिए कैसे होती है, निरंतर पतली होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है। हैचिंग रेखाएं दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं, और इससे बने कुछ पॉइंट को भी हम लोग जान लेंगे। ये छाया रेखा जिसे कहते हैं, हैचिंग रेखा का मतलब छाया रेखा, वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने कोई चीज़ फोटो लिया और उस पार्ट का, जैसे आपने किसी चीज़ का फोटो लेते हैं तो फ्रंट चीज़ आती है, साइड पीछे की नहीं आती है, तो पीछे जो हमारा छिप गया है उसमें, उस भाग को दर्शाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, जिसे हैचिंग लाइन के नाम से जानते हैं। 45 डिग्री के अंश पे होता है ये दोस्तों। 0.3 या 0.4 मिलीमीटर पतली होती है रेखाएं, वो भी लगातार 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। इन रेखाओं के बीच समान दूरी, हमने कहा था ना 1.5 होती है, समांतर बनाई जाती है। और कौन से पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, एच या 2H, एच या 2H का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है क्या, किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान पर प्रदर्शित किया जाने करने हेतु किस किस्म की रेखा, यानी भाई किसी ड्राइंग में कम स्थान पर, बड़ी से बड़ी रेखा है उसको कम स्थान पर प्रदर्शित करना है, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग ब्रेक रेखा, लॉन्ग ब्रेक रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम दीर्घ खंडक रेखा भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये रेखाएं पतली होती हैं, पैमाना द्वारा खींचकर बीच बीच में स्वतंत्र हाथ से जिग जैग बना देते हैं। जिग जैग का मतलब क्या है, यही वाला ये जिग जैग है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट टाइम समझिए क्या है। ये रेखाएं आरेखन में लंबे भागों को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ये बड़े भाग होते हैं ना, बड़े बड़े मशीनें बनाई जाती हैं, उन मशीनों के बड़े आकार को हम लोग छोटे आकार के रूप में एक ड्राइंग शीट पर हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आज से समझ जाइए दीर्घ बड़े खंडों को, बड़े से बड़े वस्तुओं को हम इस पर छोटे रूप में प्रदर्शित करने के काम में किस रेखा का प्रयोग करते हैं, दीर्घ खंडक या लॉन्ग ब्रेक रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम होता है, क्या होता है, वस्तु रेखा की प्रक्षेप रेखा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका क्या, वस्तु रेखा। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम होता है दोस्तों क्या, वस्तु रेखा होता है, या प्रमुख रेखा भी इसे कहते हैं। निरंतर मोटी रेखा को प्रमुख रेखा या वस्तु रेखा, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ये इसकी इन रेखाओं की मोटाई 1 मिलीमीटर होती है लगातार। ठीक है, ड्राइंग शीट में सीमा रेखाएं किसी वस्तु के बाहरी आकार को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इनको HB पेंसिल से, किस पेंसिल से, HB पेंसिल से हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटे सिरों वाली पतली चैन रेखाओं को किस रूप में जाना जाता है। मोटे सिरों वाले चैन को हम लोग कटिंग प्लेन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं
अब देखिए कटिंग प्लेन जो रेखा होती है रेखा के सिरों पर मोटा होता है, इसको समझिए कैसे आप जानेंगे इसको। ठीक, कटिंग प्लेन रेखा है कि नहीं है। अगर कटिंग प्लेन रेखा है तो वो पूरी लाइन तो ऐसे जाएगी, लेकिन लास्ट में इन लाइन को मोटा कर दिया जाता है, किनारे पर मोटा कर दिया। देखो इसमें ये भाग क्या है, मोटा है, यहाँ पर भी मोटा है। तो ये कटिंग प्लेन रेखाएँ हैं। इन रेखाओं का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे हम ठोस धातुओं को, ठोस को काटने के लिए, जैसे कोई मटेरियल है, कोई मशीन है, उसके पर ठोस पदार्थ को काटने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रेखाएं हस्तमुख रेखा होती हैं। तो हस्तमुख रेखा दोस्तों मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा, हस्तमुख रेखा, सब कुछ आपको पता है। यहाँ पे ब्रेक रेखा होती है जिसे हम हस्तमुख रेखा भी कहते हैं, ब्रेक रेखा के नाम से। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग भाई, क्या जानेंगे कि ब्रेक रेखा, यह रेखा स्वतंत्र हाथों से खींचा जा सकता है। हम ब्रेक रेखा को हम स्वतंत्र हाथों से खींचे जा सकते हैं भाई। फिर कह रहा है क्या, यही कहा, इन रेखाओं के द्वारा आरेखन टूटे हुए भागों या बड़ी वस्तुओं को कम स्थान में दिखाया जाता है। ब्रेक रेखा का प्रयोग टूटे हुए पार्ट को या बड़ी वस्तुओं को कम स्थान में दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखिए केंद्र रेखा क्या है, इस रेखा के द्वारा समस्त ठोसों की अक्ष किसी भी बिंदु का पथ प्रदर्शित किया जाता है। प्रक्षेप रेखाएं, ये रेखाएं प्रक्षेपकों को प्रदर्शित करती हैं। विस्तार रेखा बीमा के प्रसार को दर्शाता है, विस्तार रेखा बीमा के प्रसार को दर्शाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको आना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि केंद्र रेखा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी रेखा की जाती है। देखिए प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे केंद्र रेखा के लिए हम दोस्तों किस रेखा का प्रयोग करेंगे, तो इसको आपको आना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइनें आपको ऐसे दर्शाई रहेगी, आपको पहचानना होगा, केंद्र रेखा के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जानेंगे पॉइंट कि ये रेखाएं पतली तथा क्रमशः एक बड़े एक छोटे रेखा खंडों में खींची जाती हैं। आपको पता होगा कि ये ऐसे लाइन खींची जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखो ये सब बड़ी रेखाएं हैं, इसके बीच में एक छोटी रेखा खींची जा रही है। तो रेखाएं पतली तो होती है, क्रमशः बड़े होती हैं और एक छोटी रेखा खंडों के रूप में खींची जाती है, इसकी ये पहचान है। प्रत्येक बड़े रेखा खंडों की लंबाई 10 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक होती हैं और छोटे रेखा खंडों की 3 से लेकर 3 मिलीमीटर तक होती हैं। ठीक है, छोटे रेखा खंड, ये बड़े तथा छोटे रेखा खंडों 1.5 मिलीमीटर की समान दूरी पर खींचे जाते हैं। इसी बात आप लोग जानते रहना। ये रेखाएं वस्तु की रूपरेखा से लगभग 10 मिलीमीटर तक बाहर निकली रहती हैं, ये भी आपको आना चाहिए भाई। चलिए हैचिंग रेखाएं मैंने आपको बताया था, कह रहा के मध्य कम से कम कितनी दूरी, तो मैंने कहा था वैसे तो 1.5 मिलीमीटर दूरी पर रहती है, पर यहाँ पे 0.7 मिलीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हैचिंग रेखाएं 45 डिग्री के कोण पर झुकी रहती हैं, ये समांतर होती हैं और इन रेखाओं के बीच की दूरी कम से कम 0.7 मिलीमीटर की दूरी पर होती है। कहा है इन समांतर रेखाओं के बीच सामान्य रूप से, अगर सामान्य रूप से दूरी देखा जाए तो 1.5, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कितनी होती है, 1.5 रेखा होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे देखिए 1.5 समझ में आया। वैसे तो सामान्य रूप से 1.5, लेकिन अगर इसमें कम से कम कहेगा तो ये आपको हो जाएगा 0.7 होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा की आयाम की चौड़ाई को किससे प्रदर्शित, रेखा के आयाम को चौड़ाई को हम डी ऑप्शन से, यानी डी से, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए ड्राइंग के माध्यम मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात, तो मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5:3। यहाँ पे ए ऑप्शन, अगर यहीं पे कह देता है ड्राइंग में, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है दोस्तों, मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात कह दे तो 5:3 आपको बताना है। मोटी लाइनों की 5 mm की होती है, पतली लाइन 3 mm की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है। केंद्र रेखा दोस्तों लंबे दोहरे बिंदुदार संकरी, लंबे बिंदुदार संकरी, हाँ लंबे बिंदुदार संकरी होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा सभी ठोसों अक्ष को किसी भी बिंदु का पथ प्रदर्शित किया जाता है, यह भी आपको आना चाहिए। चलिए ये कह रहा BIS द्वारा निर्धारित पतली रेखा मोटाई A1/A0 पेपर के लिए होगा, तो ये 0.5 होता है, 0.5 होता है, ये आपका आंसर होना चाहिए 0.5। बोलिए यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं सॉरी यहाँ पे 0.5 नहीं होगा, यहाँ पे 0.25 होगा।
0.25 होगा, ए ऑप्शन है। यानी भैया इसके अनुसार पतली रेखा की मोटाई A1/A0 का क्या हो जाएगा 0.25, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी बताया, इसको याद कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 0.025 है, ठीक है, मिलीमीटर रखी जाती है। तीर के निशान की लंबाई, मैंने कहा था लंबाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है दोस्तों 1:3 होती है, यानी 3:1 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे ये हमारा तीर बनता है ना, ऐसे ऐसे करके तीर बनाते हो, तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 3 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 1 है। तो ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:1 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है तीर निशान के शीर्ष की लंबाई, तीर निशान के शीर्ष की लंबाई होती है कितना, मोटाई की कितना 3 गुनी होती है भाई। तो मोटाई की 3 गुना कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यार 3:1 होता है तो कितना गुना है, 3 गुना है नहीं मोटाई से, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोटाई और लंबाई का अनुपात दिया है, तो मोटाई 1 होगा, लंबाई 3। अब कभी कभी दोस्तों आपसे 3:1 भी दिया रहेगा, 1:3 भी दिया रहेगा। कुछ बच्चों से पूछता है मोटाई और लंबाई का अनुपात बताओ, तब भी वो 3:1 मारते हैं। उनके दिमाग में बस गया है, 5G की तरह दिमाग उनका काम करने लगता है पेपर में। उनको ये नहीं पता है कि हमसे चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है, वो लंबाई चौड़ाई का 3:1 याद किया, उसी को मारते रहते हैं। ध्यान से दीजिएगा, उत्तर नहीं गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इनके शीर्ष देखिए, जैसे हम इसको तीर एरो को बनाते हैं ना, तो इनके शीर्ष को हम लोग पेंसिल से भर देते हैं। शीर्ष को सदैव पेंसिल से भर देना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। कह रहा पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं। पतली रेखाएं जो होती है दोस्तों, लीडर रेखा, विस्तार रेखा, आयाम रेखा, सभी रेखाएं होती हैं। इसको एच पेंसिल से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 0.4 मिलीमीटर सतत पतली रेखा के रूप में होती हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा रेखाओं के सही मिलान। अब देखिए इसमें सही मिलान करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। खंडित मोटी रेखा, ठीक है, यानी सतत मोटी रेखा क्या हो जाएगा, वस्तु की आउटलाइन को दर्शाती है, ठीक है भाई। क्या दिखाती है, सतत। यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई बोलिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा सतत मोटी रेखा हो जाएगी, क्या दर्शाएगी, वस्तु की आउटलाइन रेखाओं को दर्शाएगी। खंडित मोटी रेखा जो होती है दोस्तों, अदृश्य बाहरी रेखाओं को दर्शाती है, ठीक है भाई। और श्रृंखलित पतली रेखा दर्शाती है केंद्र रेखाओं के रूप में। और सतत एवं पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा दोस्तों दीर्घ अवरोध रेखा को दर्शाती है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है क्लियर भाई बोलिए। यहाँ पे बी का 3 में जाएगा, सी का 4 में जाएगा दोस्तों, और डी वाला 1 में जाएगा, ठीक है। सब लगातार आते गए, एक ऊपर वाला जो है दोस्तों सतत एवं पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा दीर्घ अवरोध रेखा में गया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। इस रेखा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनके माप के आधार पर समूहों में विभाजित किया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5 बी टाइप रेखा की माप है 0.5, तो यहाँ पे 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर निम्न में से रेखा कहा है कि समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा कौन सी है, तो 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, ये कई बार पेपर में आ भी चुके हैं, ठीक है, इसको आपको आना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग भाई। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ISI द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न समूहों में से कौन सा रेखा जी के लिए कौन से समूह नहीं रखती है। जी के लिए दोस्तों ये समूह नहीं रखती है 0.8, तो कौन से समूह के लिए 0.8 समूह के लिए नहीं रखती है, तो यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कहा रेखा की मोटाई के अनुसार मिलान कीजिए, तो मिलान करना है। चलिए हम इसमें मिलान करते हैं भाई। यहाँ पे 1 का 3 हो जाएगा, बीमा रेखा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और ये आपको दिया है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो पर यहाँ पे बी का 3 दे दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको बी का 3, देखिए बीमा रेखा जो होती है 0.3 होता है, केंद्र रेखा जो होती है वो भी 0.3 होती, इसलिए 3 ही ऑप्शन दिया है। तो यानी बीमा रेखा हो या केंद्र रेखा 0.3 मिलीमीटर की लंबाई की होती है। अब समझ में आया।
अब कर्तन रेखा जो होगा दोस्तों, ये कर्तन रेखा आपका 0.5 में जाता है, कर्तन रेखा 0.5 में जाता है, वस्तु रेखा जो होता है 0.9 मिलीमीटर में जाता है। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए मोटाई के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है आपको आना चाहिए, नहीं आता तो ध्यान से देखिए। देखिए मोटी, यहाँ पे कह रहा है मोटी रेखा जो होती है पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुना होती है। तो देखिए रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में देखा जाए तो ये बातें सही कह रहा है, ठीक है। मोटी रेखा जो होती है पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुना होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति, क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति से रेखा बनाता है, देखिए लंबवत बनाएगा। वो कैसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं हमने एक बीकर में पानी भर के रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्षैतिज रूप से इसे पानी भरा हुआ है, एक व्यक्ति आया इस पर खड़ा हो गया। अब बताओ पानी ऐसे है, ये व्यक्ति ऐसे आके खड़ा हो गया, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, लंबवत कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्षैतिज तल पर लेट गया, मान लेते हैं ये पानी भरा है, इसी पे आके वो लेट गया है, तो वो क्षैतिज रेखा होती है। यहाँ पे कहा है वो क्षैतिज व समांतर रेखा बनेगी। क्लियर, यानी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा होगा, या जो वर्टिकल जिसे हम क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वक्र रेखा, देखिए मेरे भाई वक्र रेखा के साथ अगर निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग किया होता तो वो क्या होता है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉन्ग विराम रेखा, यानी दीर्घ विराम रेखा हो जाएगा। वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं एक रेखा ये है, एक रेखा ये समांतर रेखा, इनके बीच की दूरी हर जगह उतना ही है। जैसे रेल की पटरी होती है ना, क्या उसकी पटरियाँ कभी जाके आगे जुड़ जाती हैं क्या, नहीं ना। जितना यहाँ अंतर है वहाँ भी उतना अंतर होगा जहाँ पे उसकी अंतिम सीमा है, ठीक है। तो दोनों रेखाओं के बीच के अंतर समान है तो वो समांतर रेखा होती है। जैसे ब्लेड की धार, तो ब्लेड जो होती है उसमें देखेंगे कि दोनों धारों के बीच की दूरी समान होती है, कभी कम ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं दोस्तों सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। वो कैसे, वक्राकार भी, जैसे ये है तो ये इसके बीच में ऐसे खींच दे तो ये भी इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे कहा भी है कि समांतर रेखाएं सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है, आपको दिक्कत नहीं है। देख लीजिए दोनों चीज़ें, ये आपके पेपर में बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे नीचे दी गई यक्ष रेखा किस नाम से जानते हैं, यक्ष रेखा किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो खंडित पतली रेखा के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय मानक संस्थान द्वारा रेखाओं को करते हैं। यहाँ पे देखिए सतत मोटी रेखा क्या होती है दोस्तों, वस्तु की आउटलाइन को दर्शाता है। खंडित सतत अगर लगातार मोटी रेखा, देखिए 2 बातें यहाँ पे कहता है, एक लगातार मोटी रेखा कहा, एक खंडित माने टुकड़ों में बटा हुआ रेखा। तो लगातार मोटी रेखा वस्तु की आउटलाइन यानी बाहरी चीज को दर्शाता है, और खंडित जो होती है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती, उस रेखाओं को दिखाने में। श्रृंखलित पतली रेखा दोस्तों केंद्र रेखाओं को दर्शाने के लिए। सतत पतली एवं टेढ़ी मेढ़ी दीर्घ अवरोधों की रेखा के लिए। क्लियर, मैं ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, मैं तो आपको दोबारा समझा रहा हूँ, अब आपको आना चाहिए यार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन, पर यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये सतत एवं मोटी रेखा लगातार होती है, वस्तु की बाहरी आउटलाइन सतत खंडित होती है तो अदृश्य रेखा को दर्शाती है। पतली है तो ये केंद्र रेखा को, अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो दीर्घ अवरोध रेखा को दर्शाती है। क्लियर, इन सब चीज़ों को आप रट लीजिए, पेपर में आ जाएगा तो आप देखते रह जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ISI ने विभिन्न प्रकार की विभिन्न रेखाओं को उनकी माप के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजित किया है। इन रेखाओं में 0.5 बी टाइप की रेखा की माप है 0.2। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला भी, ठीक है। ये 0.2 mm होता है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ISI द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न रेखा समूहों में से कौन सी रेखा G के लिए किसी भी समूह में नहीं है, तो 0.8 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आइए
कह रहा रेखाओं की मोटाई के अनुसार। तो यहाँ पे दोस्तों जो होता है केंद्र रेखा होता है जो, और क्या, ठीक है, केंद्र रेखा होता है जो, और क्या होता है बीमा रेखा। इन सभी की लंबाई कितनी होती है? 0.3 होती है। केंद्र और बीमा रेखा इन सभी की लंबाई होती है 0.3। कर्तन रेखा जो होती है दोस्तों उसका कितना होता है? तो कर्तन रेखा का हो जाता है 0.3। कर्तन रेखा का कितना होता है? तो आप कहेंगे कर्तन रेखा का हो जाएगा यहाँ पे 0.5 mm, 0.5 mm होता है। ठीक, वास्तु रेखा की कितनी होती है? 1 होता है। ठीक, 1 mm। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप मिला लीजिएगा, ए बी हमारा कौन सा होगा? 3 होगा, तो हमारा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। यहाँ पे हमने यहाँ पे मिला के दे दिया है, यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिएगा। बीमा रेखा केंद्र रेखा दोनों 3 mm होते हैं, कर्तन रेखा 0.5, वास्तु रेखा 1 mm होता है। ये चीज़ें क्लियर। आइए यहाँ पे देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम आपके लिए 100+ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुना होती है। ये बात एकदम करेक्ट है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दे दिया, मोटी रेखा 1 होती है, पतली रेखा 0.33 होती है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो लगभग कितनी हो रही है? 3.33, तो वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे चित्र में यक्ष प्रदर्शित किया गया है। यक्ष का मान क्या है? यक्ष का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा बीमा रेखा को दर्शित कर रहा है। बीमा रेखा, यक्ष जो है बीमा को दर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझेंगे। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा को गलत प्रदर्शन किया गया है? लीडर रेखा को गलत प्रदर्शित किया गया, डी ऑप्शन। क्योंकि कोई भी मोड़ है दोस्तों, टर्न है, इसके बीच का 45 अंश का कोण बनना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे डायरेक्टली कितने 90 एंगल का कोण बना दिया है, यानी 90 अंश का, जिसे ये गलत हो जा रहा है। डी ऑप्शन गलत है, बाकी और सबसे क्या है सही है। ठीक भाई, चलिए ये यहाँ पर कहा भी है लीडर रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय किया जाता है। लीडर रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय इसका अधिकतर त्रिज्या व्यास की विमाओं के प्रयुक्त होता है, जो 45 डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए, अन्यथा ये गलत है। देखिए जिग जैग लाइन, मैंने आपको बताया जिग जैग लाइन यही है दोस्तों, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस लाइन का प्रयोग जिग जैग लाइन का प्रयोग देखिए ये होता है 0.3 मिलीमीटर होता है, पतली रेखा है, और बीच में स्वतंत्र रेखा से जिग जैग बना देते हैं, जो ऐसे बना देते हैं। ये देखो बीच बीच में बना है ना, यही जिग जैग रेखा है। ये रेखाएं आरेखन में टूटे हुए लंबे भागों को प्रदर्शित करने में, जो आरेखन में लंबे भाग होते हैं टूट गए हैं, उनको इस पार्ट में दर्शित करने के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है भाई? कह रहा नीचे दिए गए यक्ष को पहचानिए। यक्ष क्या है? यक्ष एक केंद्र रेखा है, अदृश्य रेखा। हाँ वेरी गुड, ये अदृश्य रेखा हो जाएगा। जैसे ये पार्ट इस पे बना है ना मेरे भाई, ये इस पे तो ये दिखाई नहीं दे रहा था, इसको दर्शाया गया है कि इस पर कोई रेखा है, वो अदृश्य है जो दिखाई नहीं दे रहा था, इसे खींच दिया कि इस पे भी एक लाइन खींची जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अदृश्य रेखाएं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा का पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा। तो अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ पे यही तो अभी पढ़ के आए भाई, डैश डैश ऐसे करके बनाया जाता है, इसे जिग जैग रेखा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कह रहा है कि यक्ष को पहचाने। यक्ष कौन सी रेखा है? तो ये दोस्तों केंद्र रेखा हो जाएगी, केंद्र से गुजरा है, केंद्र रेखा होगी। ठीक है, आइए ये देखिए थोड़ा लाइन के बारे में हमने बताया है, रेखा के बारे में, इसको थोड़ा समझिएगा। ये देखो सीमा रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग होती है दोस्तों। और जो दोस्तों यहाँ पर है ये वस्तु की अदृश्य रेखाएं, वस्तु की अदृश्य रेखाएं। और दोस्तों ये ठोस की अक्षों को किसी बिंदु पथ पर देखिए, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन को दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए आरेखन के बार बार दोहराए जाने वाले विस्तारों को प्रदर्शित करने के लिए ये चीज़ें आपको आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वस्तु रेखा कि बीमा रेखा, उसे बीमा रेखा कहते हैं। बीमा रेखाएं दोनों किनारों पर तीर से के निशान से बंद रहती हैं। अब आपके समझ में आ नहीं रहा है, हमें पता है, हम आपको समझाते हैं। ये एक रेखा हो गई ना, इसमें दोस्तों इस तरफ हम क्या बना दिए? तीर बना दिए, इस तरफ भी तीर बना दिए। तो देखो ये एक ऐसी रेखा हो गई जो दोनों तरफ तीर से क्या है? बंद है, तो इसी को हम बीमा रेखा बोलते हैं। एक रेखा तो ये होती है, इस रेखा का मतलब ये लगातार अभी बढ़ेगी, इस रेखा का मतलब अब ये इसी पर लिमिट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका बीमा रेखा, तो बीमा रेखा समझ में आया, दोनों तरफ क्या बना है? तीर बना है।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नीचे दी गई किस प्रकार की रेखा, मैंने कहा यार मेरे भाई अगर दो समांतर लाइन अगर इनके बीच का अंतर हर जगह समान है, चाहे वक्र रेखा हो चाहे समांतर सीधी रेखा हो, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा हर जगह बराबर है तो वह समांतर रेखाएं होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, समांतर रेखाएं होंगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कह रहा दो रेखाओं को परस्पर एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर काटने पर लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। हाँ तो ये 90 अंश होगा भाई, 90 डिग्री का होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तथा कुछ रेखाएं कभी कभी किसी पर नहीं मिलती हैं। देखिए मान लेते हैं हम कोई चित्र बनाते हैं, मान लेते हैं ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे तो मिल गई ना, पर ये लाइन और ये लाइन, ठीक है कि नहीं है, नहीं मिली। पर इसको छोड़ो, अब ये देखो अगर ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा, जैसे रेल की पटरी है, रेल की पटरी में दो लाइन गई है ना, ये क्या कभी जाकर आगे मिलेंगी, कभी जाकर ऐसे होंगी नहीं। ये दोस्तों जब ऐसी हो दोनों रेखाएं कभी आपस में ना मिले ना कभी दूर जाएं तो ये होती हैं समांतर रेखाएं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक रेखाएं कभी भी एक बिंदु पर ना मिले तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, ये देखिए आपके पेपर में आ गया, क्वेश्चन में आ गया, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई दी गई आकृति में कौन सी लाइन को प्रदर्शित करता है, प्रकार की लाइनों को प्रदर्शित करता है। देखिए जब भी अगर ऐसे आए तो ये जो दोस्तों होता है ये 90 एंगल होता है, यानी समलंब होता है, यानी सॉरी लंबवत कोण होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ये चित्र जो अभी आएगा ये लंबवत रेखा का होता है और ये जो होती है समांतर रेखाएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्लियर करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है, दो बिंदु के बीच की दूरी मान लेते हैं ये है और ये है, इसके बीच की दूरी हमेशा निरंतर दिशा बदल जाती है, घूम आज इधर जा रही कल उधर जा रही है, तो ना तो ये तिरछी रेखा होगी ना क्षैतिज होगी, ये दोस्तों ना वक्र होगी क्या, हाँ दोस्तों वेरी गुड, वक्र होगी, यहाँ पे वक्र रेखा हो जाएगी क्योंकि ये इधर उधर टहल रही है, घूम रही है रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा कैसी होती है, क्षैतिज रेखा जो ऐसे बना दें। ठीक है, सीधी रेखा भी इसी को बोलते हैं कि एक सीधी में चली जाए। ठीक, और तिरछी रेखा ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है, वक्र रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से, निरंतर मोटी रेखा को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो भी निरंतर मोटी रेखा होती है उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट या आउटलाइन को निरंतर मोटी रेखा द्वारा खींचा जाता है। अब बताओ ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइन का क्या अनुपात होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोटी और बारीक लाइन 5:3 के अनुपात में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो है ही नहीं यार, सॉरी यहाँ पे कहा है क्या, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह दिया है हमें कि ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6:2 हो जाएगा, अर्थात 3:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, मोटी और बारीक लाइन, यहाँ पे दोस्तों इसी का मल्टीपल 3:1 हमने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों 3:1, मोटी रेखा 3 होती है, पतली रेखा 1 होती है। जब इसको हम कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 यही बनेगा, कुल मिला के हमें भ्रमित करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है कौन सी लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम जानेंगे लाइन के बारे में। क्या कहा है, ऑब्जेक्ट लाइन को दर्शाता है। ठीक, एक्सटेंशन लाइन ये हो गया, ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, केंद्र रेखा को दर्शाने के लिए हो गया दोस्तों, श्रृंखलित मोटी रेखा को दर्शाने के लिए, ठीक है, निरंतर पतली रेखा को दर्शाने के लिए ये लाइन आपको आना चाहिए। आइए ड्राइंग में मोटी लाइन व मध्यम मोटी लाइन 3:1 होता है, मैंने आपको बताया। देखिए ड्राइंग में मोटी व मध्यम मोटी लाइन, अब ये नहीं कहा कि एकदम पतली लाइन, इसलिए ये नहीं होगा। अगर कहता मोटी लाइन और एकदम पतली लाइन का अनुपात क्या होगा, 3:1। ठीक है, 3:1 होता, पर यहाँ पे आपसे क्या कहा है दोस्तों। ठीक है, मोटी ड्राइंग में मोटी एवं मध्यम मोटी लाइन का अनुपात क्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2:1 के अनुपात में दिया है, तो यहाँ पे 6:3। अगर इसको कट करेंगे तो यही तो होगा दोस्तों, 6 मोटी और मध्यम लाइन की अनुपात 6:3 होगा। ठीक, चलिए
यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे आगे। कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है? फ्री हैंड दोस्तों ब्रेक लाइन को खींचते हैं। ब्रेक लाइन को फ्री हैंड मतलब अपने हाथ से फ्री होकर ऐसे खींच दिए, फिर ऐसे खींच दिया, ऐसे कर दिए, तो ये क्या है? फ्री हैंड है। चलिए ब्रेक लाइन जो टूटे हुई लाइन है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग रेखाएं हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन को कटिंग प्लेन लाइन के नाम से जानते हैं। बोलिए, कटिंग प्लेन लाइन के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे भी देख लेंगे हम। कटिंग प्लेन लाइन को जानिए, वही मोटी होती फिर बीच में एक पतली रेखा, फिर मोटी फिर बीच में एक छोटी रेखा, ऐसे करके मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? सेंटर लाइन का प्रयोग करने के लिए बी वाली रेखा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेखाएं हैं, आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कह रहा श्रृंखलित मोटी रेखाओं को संकेत को विशेष आवश्यकता प्रदान करने के लिए, केंद्र रेखा या सममित केंद्र रेखा को दर्शाने के लिए श्रृंखलित पतली रेखा, अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए खंडित रेखा, हस्तमुख रेखा कौन सी है? आंशिक या अवरुद्ध दृश्य को प्रच्छेद या सीमा के रूप में। ठीक है, कह रहा है क्या इस लाइन का प्रयोग छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए, छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए दोस्तों हम लोग किसका करते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन का नहीं दोस्तों, डैश लाइन का। ठीक है, हिडन लाइन जिसे हम बोलते हैं, यानी सॉरी डैश लाइन जिसे हम बोलते हैं, तो होता है छुपे हुए रेखाओं को आउटलाइन यानी हिडन आउटलाइन को दर्शाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए हम डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। असीम लंबाई का निर्माण होता है। तो असीम लंबाई का निर्माण दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है, दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे हम आगे। आइए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है, यदि एक क्षैतिज रेखा, यहाँ पे हमें कहा है यदि एक क्षैतिज तल पर HP के साथ एक रेखा की आभासी व प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा कहलाएगी क्या दोस्तों? ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर होगी। हाँ, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में यही कहा है कि यदि किसी रेखा का आभासी प्रक्षेप का झुकाव रेखा है, यही है झुकाव। ठीक है, कह रहा HP किससे? HP से, यानी VP कोई भी चीज़ होता है, VP ऊपर होता है, HP नीचे होता है दोस्तों। ठीक है, HP से समान हो तो यह रेखा केवल VP के समांतर होगी, HP के किसी कोण पर झुकी होगी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है भाई प्रथम चतुर्थांश में चिन्हित रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोलिए, यानी चतुर्थांश के लिए कौन सी रेखा सत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। कह रहा VT ऊर्ध्वाधर चिन्ह के XY के ऊपर, यानी HT क्षैतिज चिन्ह पर, VT ऊर्ध्वाधर चिन्ह के XY के ऊपर स्थित हो सकती है। हाँ, ये सही है। HT तथा VT XY के नीचे हो सकती है, ये भी सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दो तो सही हो गए, थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेंगे। XY जो तल के ऊपर तथा VT XY के नीचे हो सकती, नहीं यही नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और सब सही है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल काटती है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। रेखा आगे बढ़ाने पर VP में जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह कहते हैं, VT। रेखा जिस तल के समानांतर होता है उसका दीप्त चिन्ह नहीं प्राप्त होता है, ये भी आपको आना चाहिए। अगर रेखा जिस तल पर समांतर होता उसका दीप्त चिन्ह कभी होता नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ से थोड़ा सा और भी जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कि यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो यह कैसा होगा? HP पर VP पर, HP और VP दोनों के कटान रेखा पर। हाँ, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे यह रेखा HP तथा VP दोनों के समांतर होगा। ये कह रहा है HP से झुकी रेखा का अनुरेख
अनुरेख प्राप्त होता है, एचपी से झुकी रेखा प्राप्त होती है एचटी पर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ये देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, ये रेखा जिस तल पर समानांतर हो उसके अनुरूप दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर समानांतर है तो दीप्त चिन्ह आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब कह रहा रेखा जिस तल से झुकी हो उसका दीप्त चिन्ह प्राप्त होगा। रेखा जिस तल से झुकी है तो उसको क्या हो जाएगा, दीप्त चिन्ह प्राप्त हो सकता है। एचपी से झुकी अनुरूप दीप्त एचटी पर प्राप्त होगा, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए, कह रहा है क्या, यदि कोई रेखा एचपी के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बनेगा, तो शीर्ष दृश्य बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वीपी लंबवत है, ऐसे है, और कह रहा तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के लंबवत होगा, तो यहाँ पे होगा शीर्ष दृश्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है इसको जानेंगे। सम्मुख दृश्य एक बिंदु प्राप्त होगी, सम्मुख दृश्य में एक बिंदु पॉइंट यानी एक पॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे देख लेते हैं। कह रहा है क्या, एक रेखा वीपी के अनुसार समांतर, वीपी के समांतर एचपी से किसी कोण पर झुका है तो सम्मुख दृश्य होगा एक रेखा। मैंने अभी बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों कोई तल नहीं हो सकता है, वो हो जाएगा लंबवत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा किसी रेखा को सम्मुख दृश्य में रेखा के वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल पे होगी। ठीक है, किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगी। ये कैसे होगी, जब समांतर होगी तभी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आइए यहाँ पे कहा है यदि कोई रेखा एचपी के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य होगा एक सीधी रेखा में होगा, यानी आपको आना चाहिए। ये पॉइंट क्या है, यदि रेखा वीपी के लंबवत हो तो इसका सम्मुख दृश्य वीपी पर एक बिंदु प्राप्त होगा, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई रेखा एचपी से झुकी हुई एवं वीपी के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई रेखा के होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्या, यदि यहाँ पे कहा है यदि एक रेखा का सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का एचपी तथा वीपी से वास्तविक झुकाव क्रमशः हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसका क्रमशः झुकाव। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका एनी ऑफ दीज। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। आइए यहाँ पे देखते हैं यदि कोई रेखा वीपी पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा, तो शीर्ष वाला होगा। मैं यहाँ पे दोबारा इसको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। एक रेखा वीपी के लंबवत रखी है तो इसका शीर्ष क्या होगा, एक रेखा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं यदि कोई रेखा दोनों तल से झुकी हुई हो तो उसके कौन से प्रक्षेप में रेखा की वास्तविक लंबाई रेखा दिखाई देगी, यानी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शीर्ष रेखा होगा ना, सम्मुख दृश्य होगा, उपरोक्त में दोनों कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन। यदि कोई रेखा एचपी पर स्थित है तो इसका कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा, तो एक्स वाई पर कौन हो जाएगा दोस्तों, इसे यहाँ पे आपको बताना है। तो एक्स वाई पर यहाँ पे अनुविक्षेप हो जाएगा, सम्मुख दृश्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सम्मुख दृश्य ही होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा ए बी है। ए बी क्या है, ए बी एक क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए कह रहा निम्न में से कौन सी बीमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। बीमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित दोस्तों, कोई भी चीज़ आप रेखा लिखिए उसके ऊपर लिखा जाता है, नीचे बीचे आगे पीछे नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे
किसी भी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा में परिवर्तित होती है उसे हम दोस्तों अपनी दिशा में परिवर्तित होती है उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई रेखा अपनी दिशा से बदल रही, इधर उधर हो रही है, उसे हम वक्र रेखा कहेंगे। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से ना कटें। जैसे ये है, ये कभी एक स्थान पर नहीं मिलेंगे, उनके बीच का अंतर 5 है तो हर जगह 5 ही होगा। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं वक्राकार भी हो सकती हैं, सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं। ठीक है। यक्स लाइन, यक्स लाइन का नाम बताओ। यक्स लाइन कहाँ है भाई? ये यक्स लाइन का नाम बताना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यक्स लाइन का मतलब हो जाएगा थ्रेड विमांकन लाइन हो जाएगा कि विस्तार रेखा। दोस्तों विस्तार रेखा हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। विस्तार रेखाओं का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि विमेय रेखा को ना काटे, ये भी आपको आना चाहिए भाई। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं यक्स रेखा के नाम बताओ। यक्स कहाँ है? जैसे ये रेखा कैसे खींची है ना, ये इसका यक्स नाम दिया था। यक्स क्या है? यक्स दोस्तों बाह्य लीडर हो, बाह्य लाइन होगा। ठीक है। बाह्य लाइन को बता रहा, आउटलाइन को, बाहर वाली लाइन है ना, इसी को कह रहा है यक्स का मान क्या है। बस चलिए आगे देखते हैं। लीडर लाइन, लीडर लाइन क्या है दोस्तों? लीडर लाइन जो होती है हमेशा हमेशा दोस्तों आपका 45 डिग्री के कोण पर काटती है। तो यही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। गलत है, क्योंकि ये दोस्तों 45 से ज़्यादा हो गया है, 90 से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है क्या? अगला यही कह रहा है चित्र में यक्स लाइन को दर्शाता है। यक्स क्या है दोस्तों? हार्ड लाइन, हैचिंग लाइन, सेंटर लाइन, और क्या दिया है? कौन सी लाइन? सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो यहाँ पे ऐसे करके जब दे दिया है तो कौन सी लाइन हो जाएगी? ये दोस्तों सतत पतली एवं टेढ़ी मेढ़ी लाइन। सतत तो है, लगातार तो है, पतली भी है, पर ये टेढ़ी मेढ़ी भी है नहीं, यहाँ पे हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला, इस रेखा को प्रयोग दीर्घ विभाजित खंड के रेखा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, सबको पता है। यक्स क्या है? ये देखिए, ये जो ऐसी सी लाइन करके आई गई है ना, ये क्या है? यक्स, ये वाली चिन्ह बता रहा है। ये क्या है भाई? यक्स। यक्स सेंटर लाइन है, लोकस लाइन है, हैचिंग लाइन है। ये आपको लाइन के बारे में बताना है। चलिए और देख लेते हैं क्या दिया है। डैश लाइन, तो ये दोस्तों डैश लाइन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यह रेखा 2 से 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर की यानी 3 mm की डायरेक्ट डैश छोड़ते हुए बनाई जाती है। ये भी आपको आना चाहिए, डैश वाली। यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, यक्स लाइन को पहचाने। जो यक्स लाइन है, ये जो यक्स लाइन दी गई है दोस्तों, इसको पहचानना है। ठीक है। चलिए ये क्या है? सेंटर लाइन, सेंटर लाइन तो है नहीं। सिमेट्री की लाइन, ए बी लाइन, ये क्या कहा है? इसको पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी। सिमेट्री की लाइन, सेंटर लाइन दोनों हो जाएगी। देखिए कोई भी वृत्त है, जब उसको इसको काट के ऐसे निकाल दो तो ये सेंटर ही लाइन तो आई है यार। ठीक है, सिमेट्री लाइन। चलिए आगे देखते हैं। बी यानी सी, यहाँ पे आपका ये सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिमेट्री की लाइन, यानी यहाँ पे हो जाएगी क्या भाई? सिमेट्री की लाइन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। छुपी लाइन को दिखाने के लिए दोस्तों हम सेंटर लाइन का प्रयोग नहीं करते, डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेखा एचपी आनत वीपी समांतर है, रेखा की वास्तविक लंबाई निरूपित करता है 49, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 90 का यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी तल पर ऊर्ध्वाधर वीटी एक्स वाई रेखा समांतर एक रेखा हो तो तल क्षैतिज तल के होगा, यानी ये हो जाएगा समांतर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी। कैसी होगी दोस्तों? लंबवत होगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। ये पॉइंट है दोस्तों, आपको आना चाहिए यार, ये सब चीज़ें आपको रटना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसको कोई सिखा नहीं सकता, आपको आना चाहिए, रटना चाहिए। आप 2-4 बार देखेंगे तभी आपके माइंड में आएगा। आप सोचिए कि आपका पेपर कल है, आज देख के जा रहे हो, तो कहाँ से कर पाओगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन है, क्या हो जाएगी? बोलिए, अग्र अवलोकन क्या होगी, इसको आपको बताना है। तो इसका अग्र अवलोकन जो होगा वो क्या होगा बताओ? हम इसको हटा दे रहे हैं। यक्स वाई के अभिलंब होगी तथा उसकी आभासी लंबाई होगी? नहीं दोस्तों, यक्स वाई अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी। हाँ, यही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या है उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। ये कह रहा है क्या? यदि कोई रेखा एचपी के समानांतर और वीपी झुकी हुई है
तो उसका कौन सा एक्स वाई के समांतर होगा? पार्श्व दृश्य, शीर्ष दृश्य, सम्मुख दृश्य हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त की रेखाओं किस नेम से? एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त, तो इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। देखिए मान लेते हैं एक वृत्त है, फिर ऐसे एक वृत्त बना दिया यार, इसके बीच की दूरी तो हर जगह समान है ना, तो ये समांतर रेखाएं होती है। मैंने कहा सीधी रेखा भी हो सकती है, वक्राकार भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार का, अगर ये धरातल है ऐसी है, इस पर व्यक्ति खड़ा हो गया, तो ये कैसा कोण बना रहा है? 90 अंश कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा लंबवत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु पर मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोलिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अक्ष रेखा कहते हैं। एपेक्स बिंदु पर मिलाती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन कीजिए। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज हॉरिजॉन्टल नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब होगा, ये गलत है। बाकी कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकते हैं, वेरी गुड। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुकी होती है, हाँ ये भी सही है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमने आपके लिए दोस्तों 98 क्वेश्चन लेकर आया है। अगर दोस्तों आप हमारे इस RM अकेडमी चैनल पर नए थे दोस्तों, तो RM अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, और भी इसके कई वीडियो दिए गए हैं जिसके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर को क्लियर किया गया है। ठीक है, आप वहाँ जाकर आप अच्छे से क्लियर करिए, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है अच्छे से आप क्लियर करिए। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।